नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 22 नवंबर और दिन है मंगलवार। और चलिए जानते हैं 22 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 नवंबर, ऑप्शन बी 21 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर और ऑप्शन डी है 30 नवंबर। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है, ताकि हमारे जीवन में इसकी गहराई को दर्शा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और सुरक्षा के लिए संघर्षों और खतरों पर ध्यान देने में टेलीविज़न के प्रभाव के महत्व को बताने के लिए विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 में किया था। ठीक है, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने इसका आविष्कार 1924 में टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी 21 नवंबर। और आविष्कार की बात की जाए तो इसका आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए गणेश शंकर मिश्र, ऑप्शन बी है अजय पाल सिंह, ऑप्शन सी है आलोक अवस्थी और ऑप्शन डी है अरुण गोयल। तो यहाँ पर जानते हैं पंजाब कैडेट के फार्मर आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 नवंबर को पदभार ग्रहण किया है। अरुण गोयल ने भारी उद्योग सचिव के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। वह चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ पैनल में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी अरुण गोयल। और यहाँ पे किया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, तो अरुण गोयल। अगला प्रश्न है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय। तो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट, यहाँ पर 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट लगभग 8,450 करोड़, ठीक है, इसकी लागत जो है 8,450 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। हाइड्रो पावर स्टेशन परियोजना भी हरित ऊर्जा पहलों की ओर बढ़ने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तो यहाँ पूछा गया है कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी अरुणाचल प्रदेश में। इसके द्वारा कितना बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो यहाँ पे 600 मेगावाट और इसको बनाने में लागत कितना लगा है, तो 8,450 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। अगला प्रश्न है, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन ए मनिक बत्रा, ऑप्शन बी है श्रीजा अकुला, ऑप्शन सी है अंकिता दास और ऑप्शन डी है सुतीर्था मुखर्जी। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिक बत्रा ने बैंकॉक थाईलैंड में एशियन कप 2022 का महिला एकल कांस्य पदक जीता है। बत्रा ने जापान की विश्व की नंबर 6 हिना हयात को हराया है। वह यह पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट एक वार्षिक प्रतियोगिता है जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ और एशियाई टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एशिया कप, तो इस बार जो 2022 का एशिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया, तो यहाँ पर है थाईलैंड में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट कब कहाँ पे आयोजित किया गया 2022 में, तो थाईलैंड में। और इसमें कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली, मतलब एकल जो है, एकल सिंगल खेलने वाली, तो भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो आपका सही ऑप्शन होता है मनिक बत्रा। और मनिक बत्रा ने किसको हराया, तो जापान की आती हैं आपका हिना हयात। हिना हयात हिना हयात को इन्होंने हराया है।
इनका स्थान था कि विश्व की 6 मतलब कि जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं उनमें 6वें स्थान पे इनका नाम आता है। तो यह जापान की हिना हायात को मनिक बत्रा ने हराकर, ठीक है, कांस्य पदक को जीता है। और एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो हो रहा है वह थाईलैंड में हो रहा है। अगला आपका कि भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है कनाडा। तो यहाँ पर जानते हैं भारत ने 21 नवंबर 2022 को फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली है। G20 प्रेसिडेंसी संभालने के बाद यह एक अन्य निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। GPAI यानी कि आपका ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदारी और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI की अध्यक्षता हासिल की है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, फ्रांस। और साथ ही साथ आपने पूछा है कुछ ही दिनों पहले भारत को G20 की भी अध्यक्षता मिली है, ठीक है, G20 की अध्यक्षता, ठीक है, इंडोनेशिया से मिली है, ठीक है, इंडोनेशिया से भारत को मिली है। और यहाँ पे GPAI की अध्यक्षता भारत को जो मिली है फ्रांस से मिली है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, फ्रांस। अगला बेटा 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है आपका राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कैस्पर रूड और ऑप्शन डी है कार्लोस अल्कराज। तो यहाँ पर जानते हैं सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ATP फाइनल एकल खिताब जीता है। यह 2015 के बाद से इस आयोजन में जोकोविच का पहला खिताब भी था। इसके साथ ही वह रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की है जिन्होंने 6 ATP खिताब भी जीते हैं। साथ ही 35 साल के जोकोविच खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि 2022 के ATP फाइनल खिताब किसने जीता? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह है सर्बिया के, सर्बिया की यह खिलाड़ी हैं। और अब इन्होंने कुल ATP खिताब जो है कुल 6 खिताब जीत लिया है, जो कि अब यह बराबरी कर चुके हैं रोजर फेडरर की। रोजर फेडरर ने भी कुल आपके 6 ATP खिताब जीते हैं, ठीक है। तो अब रोजर फेडरर और नोकोजोविच की यहाँ पे नोवाक जोकोविच की 6 ATP खिताब हो गया। लेकिन यहाँ पे नोवाक जोकोविच के साथ ये है कि इन्होंने यह खिताब जो हासिल किया है 6वां 35 वर्ष की उम्र में हासिल किया है। तो इस प्रकार से यह ATP खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। आज का अंतिम अपडेट है, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए COP27, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है ब्रिक्स और ऑप्शन डी है आसियान। तो यहाँ पर जानते हैं COP27 में सदस्य देश स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना करने पर सहमत हो गए हैं। यह उन विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। इस प्रस्ताव के अपनाने के बाद COP27 के प्रतिनिधियों ने इस फंड की सराहना भी की है। तो यहाँ पे COP का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 27 का मतलब कि 27वां इसका जो सम्मेलन हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ठीक है। इसकी स्थापना किया है जिसका उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों में जो नुकसान हुआ है, विकासशील देशों में जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसकी भरपाई करने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो आपसे पिछले सेशन में पूछा गया था कि COP27 में भारत ने लीडर IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के साथ की? तो आपका सही ऑप्शन होता है स्वीडन। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार
किसने किया था? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल को, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।